नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पीवाईक्यू विथ अंकुश। ये है हमारी पीवाईक्यू सीरीज की दूसरी क्लास, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ के सारे क्वेश्चंस एकदम डिटेल में। पहली क्लास में हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे थे और आज की क्लास में आपको मिलने वाली है और भी मजबूत प्रैक्टिस। कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें हम रेलवे के सभी पीवाईक्यू को सॉल्व कराने वाले हैं, वो भी स्मार्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभ का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक आपको फॉर्मूला बताते हैं। जब भी हमको ये चीज़ निकालनी हो अनुपात में, तो एक फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर जो भी निवेश का अमाउंट है वो निवेश इंटू समय। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू जो निवेश किया गया अमाउंट है और इनटू टाइम। ये एक फॉर्मूला होता है, इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास चाहे कोई भी चीज़ दी गई हो, हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एक तो ए है और एक बी है और एक सी है। यहाँ पे इनका जो टाइम है वो टाइम दिया गया है और जो इनका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिया गया है और जो हमारा निवेश किया गया अमाउंट है वो हमको निकालना है। तो टाइम इनका दिया गया है 6:12 और रेशियो 14 और ये रेशियो ही दिया गया है। प्रॉफिट दिया गया है 5, 4 और 7 इस रेशियो में। अब हमको अमाउंट निकालना है। जैसे कि यहाँ से हमें अगर दो चीज़ें दी गई हैं, लाभ निवेश दिया गया है तो हम समय निकाल सकते हैं। अगर निवेश और समय दिया गया है तो हम लाभ निकाल सकते हैं, और लाभ और समय दिया गया है तो हम निवेश निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है इनका जो निवेश है। तो निवेश के लिए हमें करना पड़ेगा, इस टाइम को इस तरफ भेज देंगे तो ये अमाउंट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ए के लिए जो प्रॉफिट है वो है 5 और जो टाइम है वो है 6 मंथ। रेशियो जो इनका प्रॉफिट है बी का वो है 4 और जो इनका टाइम है वो है 12 मंथ। तीसरे में जो इनका प्रॉफिट है वो है 7 और जो टाइम है वो है 14। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब रेशियो कभी भी हम ये बटे में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी 6 से गुणा कर देंगे और ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो 6 से 6 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो हमारा जो फाइनल रेशियो है वो आ जाएगा 5:2:3 और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है, एक तल पर 4 अलग-अलग बिंदु हैं, जो कि इस तरह से मान लीजिए कि एक तल पे कोई 4 बिंदु हैं। यदि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी बिंदु नहीं है कि 3 बिंदुओं से मिल रही हो, ऐसी लाइन से नहीं है, तो उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या क्या होगी। मतलब कि स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरह से, तो कितनी रेखाएँ खींची जा सकती हैं। वैसे तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे कि 2 ये खींची गई हैं और इस तरह से 4 ये खींची जाएँगी। तो टोटल हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएँगे। ऐसे ही हम 6 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा देंगे। और अगर ज़्यादा बिंदु दी गई हो तो इसके लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 4 अलग-अलग बिंदु हैं तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल और इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टोरियल सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई 4 फैक्टोरियल है तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे में 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल बचेगा 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा और ये फाइनल जो आंसर है वो 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला 10वां क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं।
तो देखो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला रहता है M1D1 बराबर M2D2 बराबर M3D3 और ऐसे के लिए हमें सभी का काम बराबर कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं। इसको हम बराबर कर देंगे 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में करती हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक महिला और एक पुरुष की जो एफिशिएंसी है या फिर क्षमता है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6 पंचे 30 पुरुष प्लस 6 छंग 36 महिलाएं बराबर 9 तिया 27 पुरुष प्लस 9 पन्ना 45 महिलाएं। इस पुरुष को हम इस तरफ लाएंगे तो ये बचेंगे 3 पुरुष और इन महिलाओं को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएंगी 9 महिलाएं। यानी कि इसको 3 से काट देंगे तो एक पुरुष बराबर 3 महिलाएं हो जाएंगी। यानी कि जो इनका रेशियो है एक जो पुरुष है और महिला है तो महिला अगर एक काम करती है तो पुरुष उसे 3 कर देता है। तो यहाँ से हमारे एक पुरुष और एक महिला की जो एफिशिएंसी है वो निकल के आ गई है। अब अगर हम इसमें इसका मान रख देंगे तो टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 पुरुष यानी कि 15 काम करेंगे, 6 महिलाएं यानी कि 6 काम करेंगी तो टोटल 21 काम एक दिन में होगा। पूरा काम 6 दिन में हो रहा है तो 6 से ये गुणा कर देंगे तो 15 6 21 इंटू 6 हो जाएंगे 126। ये टोटल वर्क है। अब हमें 3 पुरुष और 2 महिलाओं से ये काम कराना है तो कितने दिन में हो जाएगा? तो 3 पुरुष हैं यानी कि 3 तिरका 9 काम करेंगे, 2 महिलाएं हैं तो 2 एकम 2, एक दिन में 11 काम करेंगे तो 126 काम कितने दिन में करेंगे? 126 काम 126 बटे 11 दिन में करेंगे। 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचेंगे 5 तो 11 सही 5 बटे 11 दिन में ये काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 21 नंबर का जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि ये 14 वर्ष पहले की बात कर रहा है -14 ईयर। एक तरफ है फादर एक तरफ है सन। अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 3 होगी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। वर्तमान मतलब कि अभी की बात कर रहा है। अगर अभी जो पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 2 रही होगी। इसमें हमें जो रेशियो में अंतर है यहाँ पे तो 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम करना होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस सेम करने के लिए इसको अंतर निकालेंगे। इसमें जो अंतर है 2 का है और इसमें जो अंतर है 1 का है। तो हम नीचे वाले में 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें हम जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 3 से 1 बढ़ रहा है और 1 से 1 ये बढ़ रहा है। तो 1 रेशियो बराबर जो वैल्यू है 14 साल दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान आयु है वो 14 चौको 56 साल हो जाएगी इनके पिता की और 14 दूनी 28 ईयर वर्तमान की हो जाएगी इनके पुत्र की। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगी 84 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह 24 नंबर का जो कि 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। मूलों की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण है कि अलजेब्रा से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करनी होती है। इसमें a का मान दिया गया है हमको 3, b का मान दिया गया है हमको 6, सी का मान दिया गया है हमको -5। यहाँ पे हमें जब भी मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो हमें एक विभक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। इसमें भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि अगर d का मान 0 है तो ये जो मान है इसके ये होंगे रियल और समान होंगे। और जो अगर 0 का मान अगर 0 से ज़्यादा अगर d का मान आता है तो ये जो है ये रियल होंगे लेकिन असमान होंगे। और अगर d का मान 0 से कम आता है तो फिर ये काल्पनिक होंगे। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। अब यहाँ से हमें मूलों की प्रकृति जानने के लिए इसको सॉल्व करना होगा जो कि है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान दिया गया है 6 तो 6 का स्क्वायर -4, ए का मान दिया गया है 3 और सी का मान दिया गया है -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 तिया 12 पंचे माइनस का 60 ही आ जाएगा। तो माइनस माइनस जोड़ के हो जाएंगे प्लस। तो ये होगा 36 प्लस 60 इज इक्वल टू 96। यानी कि जो डी का मान है वो 0 से ज़्यादा आया है
तो इसका जो प्रकृति है जो इसकी, ये हो जाएगी वास्तविक और असमान, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे के सवाल पे चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है ये 32 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज पता होगी कि सबसे पहले हमें इसे आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। मतलब कि हमें घटते से बढ़ते हुए क्रम में इन संख्याओं को रख लेना है। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो है 11, इसके बाद जो अगली संख्या है वो है 15, इसके बाद अगली है 16, फिर है 17, फिर है 18, फिर है 22, फिर है 33, फिर है 51, फिर है 71, फिर है 75। ये हमने सारी संख्याएं लिख ली हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी करना है तो यहाँ पे जैसे 10 संख्या दी हैं तो आपको सिर्फ 6 ही संख्या लिख लेनी है, इतने में ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको एक चीज करनी है कि सबसे पहले आगे से हमको 5 संख्याओं को ले लेना है, पीछे से 5 संख्याओं को ले लेना है, मतलब कि आधी-आधी संख्याओं को बाँट लेना होता है। तो जो बीच में संख्या बचती है यही हमारी माध्यिका हो जाती है। लेकिन अगर बीच में संख्या नहीं बच रही है तो फिर हम बीच की 2 संख्याओं को ले लेते हैं और इनका एवरेज निकाल देते हैं। जैसे कि ये 18 प्लस 22 करके 2 से भाग देंगे तो ये हमारा जो माध्यिका है ये 20 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। तो अगला जो सवाल है ये 33 नंबर का, जिसमें पूछा गया है साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में हो जाती है 1250 और 5 वर्ष में हो जाती है 2000 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है दशमलव के अंकों तक। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो राशि है वो जितनी भी है, मान लो x है, तो 2 वर्ष बाद यहाँ पे 2 साल बाद ये हो जाती है 1250 रुपये और 5 साल बाद हो जाती है, यानी कि और 3 साल बाद ये हो जाती है हमारी 2000 रुपये। यहाँ से 5 साल बाद सीधे 2000 रुपये हो रही है राशि। यानी कि जो 3 साल में ब्याज मिला है ये यहाँ पे 750 रुपये हमको मिला है। जब 3 साल में हमको 750 रुपये मिले हैं तो 1 साल में मिलेंगे 750/3 यानी कि 250 रुपये। 250 रुपये अगर 1 साल में मिले हैं तो 2 साल में हमको 500 यहाँ पे भी मिल गए होंगे और 1250 में से अगर हम 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 750। हमारी जो रियल धनराशि है वो 750 निकल के आ जाएगी। अगर 750 है और 1 साल का ब्याज अगर 250 रुपये लग रहा है तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पे अगर हम इसे काटेंगे तो 25 तिया 75 और 3 से भाग अगर 100 में देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसको चलो हम दोबारा से समझते हैं। देखो, कोई भी धनराशि हमारी x मान लेते हैं, 2 साल बाद इसका जो ब्याज समेत धनराशि है वो 1250 हो जाती है और टोटल 5 साल बाद हो जाती है 2000, यानी कि 1250 के बाद 3 साल 2000 हो जाती है। तो 5 साल में जो हमारा ब्याज है वो कितना लग रहा है, इसके लिए हम 3 साल में जो ब्याज लगा है यहाँ पे 750 रुपये लगा है, तो 1 साल में 250 रुपये लग रहा होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा ही हर साल बराबर लगता है। तो पिछले 2 साल में भी 250 लगा होगा तो टोटल 500 यहाँ पे लग गया, यानी कि 1250 में से 500 कम करेंगे तो 750 हमारी धनराशि निकल के आ जाएगी। अब 750 पे अगर 1 साल में 250 रुपये ब्याज हो रहा है तो हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 33.33, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है 35 नंबर का। जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा? इसके लिए जो भी तिर्यक रेखा है इसका अनुपात जितना पहली रेखा का रहेगा उतना ही दूसरी रेखा का भी रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा 36 नंबर का है, जिसमें दिया गया है कि एक पाठ्यक्रम में कुल 892 पेज हैं। इसे अगर 2 भागों में बांटा जाता है तो पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम हैं। तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं? देखो, सबसे पहले तो हम 2 में बांटेंगे, 2 भागों में, तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 छक्के 12, तो 446 पेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम हैं। अगर 52 पृष्ठ कम है तो एक पुस्तक में 446 से 26 कम होंगे और दूसरी पुस्तक में 446 से 26 ज़्यादा होंगे। चूँकि हमें पहले भाग की तुलना में कम है, यानी पहले भाग में ज़्यादा है, तो इसमें हम 26 जोड़ देंगे
और दूसरे भाग से 26 घटा देंगे तो दूसरे भाग में टोटल पेज 420 आ जाएंगे और दूसरे भाग में जो पेज हैं वो 472 निकल के आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है 38 नंबर का, जिसमें है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करने के लिए आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है यदि a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 22 प्लस 68 90 डिग्री, 33 प्लस 57 90 डिग्री हो रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और इसका जो अनुपात है 1:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे के सवाल पे हम चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, इसमें ग्राफ दिया गया है जिसमें 3 व्यक्ति ए बी सी हैं और इनकी परीक्षा 1 परीक्षा 2 परीक्षा 3 के इनके मार्क्स का यहाँ पे डाटा दिया गया है इस ग्राफ में, जो कि हमारे सामने है। और पूछा गया है कि यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 के दोनों के पूर्णांक हैं 80 और परीक्षा 3 के पूर्णांक हैं 100, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। देखो ऐसे सवालों को करने के लिए हमसे ए और सी के बारे में पूछा है, तो बी से तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए हमें टोटल जो मार्क्स हैं वो निकालने होंगे, जो कि हमें दिए गए हैं कि परीक्षा 1 में 80 मार्क्स हैं, परीक्षा 2 में भी 80 मार्क्स हैं और परीक्षा 3 में है 100 मार्क्स। टोटल जो मार्क्स हैं ये 260 हो जाएंगे, लेकिन इनका जो हमें परसेंटेज का अंतर है ये निकालने के लिए दोनों के मार्क्स में कितने का अंतर है ये निकालना होगा। तो यहाँ पे हमें मार्क्स दिए गए हैं। तो ए ने जो अंक हासिल किए हैं परीक्षा 1 में 45 हासिल किए हैं, परीक्षा 2 में 50 हासिल किए हैं और परीक्षा 3 में 75 हासिल किए हैं। वहीं जो बी ने अंक हासिल किए हैं परीक्षा ए में 40, परीक्षा बी में 45 और परीक्षा 3 में 65। ए के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 170 आएंगे, बी के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 150 आएंगे। दोनों के मार्क्स में जो अंतर है वो 20 मार्क्स का अंतर है। 20 मार्क्स का अंतर कितने में है 260 के। इसमें परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएंगे, ये 13 कट जाएंगे और 100 में अगर 13 का भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 7 पॉइंट कुछ यानी कि 7.9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखिए ये सवाल कितने जल्दी हो गया है, लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सवाल को बड़ा सोचकर देखकर उसको छोड़ देते हैं, समय की कमी बताकर उसको ध्यान नहीं देते हैं और उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये एज वाला फिर से क्वेश्चन आ गया है, जिसमें लिखा गया है ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, यानी कि यहाँ पे ए है, रेशियो के हिसाब से इसको हम करेंगे। ए की आयु बी की आयु से दोगुनी, यानी कि बी की अगर आयु 1 है तो ए की आयु 2 हो जाएगी और वहीं बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। मतलब अगर बी की 1 है तो सी की आयु 3 हो जाएगी। यहाँ पे इनका रेशियो निकल के आ गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि ए बी और सी की आयु का जो योग है वो 42 वर्ष है, यानी कि इनके रेशियो का जो योग है यहाँ पे 2 और 1 3 और 3 6 योग हो रहा है, जो कि 42 वर्ष के बराबर दे रखा है, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है वो 7 ईयर आ जाएगी। अब ये पूछ रहे हैं आगे कि ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की आयु का योगफल है 3 रेशियो और इसमें 7 से हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 21 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राइट आंसर। तो इतने जल्दी ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये 44 नंबर का, ये भी एक चार्ट में दिया गया है। पी क्यू आर एस और टी नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शा रहा है। चलिए हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है। तो इसके लिए हमें पांचों का यहाँ पे जोड़ निकालना होगा। इसमें पी का दिया गया है 128, क्यू का दिया गया है 165, सी का दिया गया है 136, एस का दिया गया है 111 और टी का दिया गया है 120। इसको अगर हम जोड़ेंगे टोटल तो यहाँ पे देखिए 128, 165, 136, 111, 120 और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 5 13 6 19 1 20, 2 हासिल आई, 2 2 4 6 4 10 3 13 14 2 16 हासिल आई 1 और 5 1 6, 660 टोटल आ रहा है।
और जिसमें पूछा गया है कि क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की हिस्सेदारी। तो क्यू की है 165 ये, और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और ये आ जाएगा 33, और इसको अगर हम 11 से काटेंगे 11 तिया 33 और 11 एकम 11 और 11 पन्ना 55, 3 से इसको काटेंगे 5 बार, 5 से 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो सवाल है यह 49 नंबर का, जिसमें कहा गया है एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब कि जेम्स अगर कोई वस्तु 1920 रुपए में बेच रहा है तो उसको उतना लाभ हो रहा है जितना 1500 रुपए बेचने में उसको हानि हो रही है। यानी कि जो इन दोनों के अमाउंट का औसत आएगा वही इसका क्रय मूल्य होगा। तो इसका सबसे पहले औसत निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ेंगे, जो कि होता है 3420, जिसका आधा हो जाएगा 1710 रुपये, और 1710 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया है। अब ये कह रहे हैं कि यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 1710 का 10% हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 171 रुपये जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1881 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है 51 नंबर का, यह है 0.424 के ऊपर बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना है कि ये 0.424 लगा है और 424 के ऊपर ये बार लगा है, इसका मतलब क्या है। जिस भी संख्या पे ऐसा बार लगा होता है इसका मतलब है कि वो बार बार रिपीट होगी, मतलब ऐसे 242424 चलता जाएगा और ये अनंत तक ऐसे चलता जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x बराबर यहाँ पे 0.4242424 इतना है। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 42.4242, इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो हमने x माना था तो दोनों तरफ हम x माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम 100x माइनस x बराबर यहाँ पे भी कर देंगे 42.4242 में से जो x बराबर हमने यहाँ पे माना था 0.424242, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये इस तरफ आ जाएगा हमारा 42 और इस तरफ बचेगा हमारा 99x। x बराबर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 42/99। फिर हम 3 से इसको काट देंगे, ये चला जाएगा 14 बार और इसको काटेंगे तो ये जाएगा 33 बार, तो 14/33 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगला सवाल है 56 नंबर का, ये बहुत ईजी सवाल है। जो इस सवाल को नहीं कर पाएगा उसका बेड़ा पार होने वाला है। देखिए यदि संख्या है 34, 13, 52 और 78, इसके प्रत्येक विषम अंक में अगर 2 जोड़ा जाए, विषम यानी कि ऑड जो नंबर है उसमें अगर +2 किया जाए, और जो सम यानी कि इवन है जो उसमें अगर हम 1 घटाया जाए, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। यानी कि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे दोनों अंकों को योग हमको बताना है। तो देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे का यहाँ पे पूछा गया है, तो सीधी सी बात है कि दाएं से तीसरा यहाँ पे हम एक ये ले लेंगे बाएं से तीसरा, और दाएं से तीसरा ये ले लेंगे। तो यहाँ पे जो दाएं से तीसरा 1 है इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और इवन जो इस तरफ 2 है तो इसमें से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर सीधा सीधा 4 आ जाएगा। तो इन सारे अंकों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 का ही जोड़ के हमने तुरंत से आंसर निकाल दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है यह 73 नंबर का, जिसमें लिखा है पिछले वर्ष रंजन का जो मासिक वेतन है वो 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन हो गया है 38,640। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले इसके 34,500 थे और इसके बाद ये 38,640 हो गए हैं। यानी कि जो इनका बढ़ोतरी है इनकी सैलरी में ये हुई है 4,140 रुपये की। अगर 4,140 रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो कि 34,500 रुपये पे हुई है,
और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये जितना भी इसका सॉल्यूशन आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10 और 5 8 40, और ये काटेंगे हम 5 छक्का 30 और 5 हम 45। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। अब डायरेक्ट 23 से काट देंगे, 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, तो 12% हमारा ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 74 नंबर का, इसमें कहा गया है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। 36 संख्याओं का माध्य यदि 42 पाया गया, बाद में यह पता चला कि संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ा गया था, मतलब कि जो 47 अंक था वहां पे उसको 47 ना पढ़ के 41 पढ़ा गया था, मतलब यहाँ पे 6 का अंतर आ गया। तो ये जो 6 का डिफरेंस आया है ये 36 संख्याओं पे आया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6, यानी कि ये 0.166 बढ़ाना पड़ेगा, जो कि बढ़ाना पड़ेगा 42 था इस 42 से, तो ये हो जाएगा 42.166, यानी कि 42.17। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये है मेंसुरेशन का, जिसमें कहा गया है 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी से भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। बेलन तो आप सबने देखा ही होगा, बेलन कुछ इस प्रकार का रहता है। ये हमारा बेलन हो गया, और इसमें दिया गया है कि जो इसकी त्रिज्या है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। इसकी जो त्रिज्या है इसका जो मान है ये दिया गया है 7 मीटर, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी कि ये h हो गई है, ये ऊंचाई दी गई है यहाँ पे 20 मीटर। फिर कहा गया है कि इसकी पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप सबने पढ़ा होगा कि बेलन का जो आयतन है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूला भी याद रखने पड़ेंगे, मेंसुरेशन के काफ़ी सारे फॉर्मूला हैं और ये आप बना भी सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये वृत्त दिया गया है, इससे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये इसकी ऊंचाई है तो ये एच यहाँ से निकल के आ जाता है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इस फॉर्मूले में जब हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है होती है 22/7, और आर की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिख लेंगे, और एच दिया गया है 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और 20 7 140, 140 में अगर हम 22 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 22 शून्य शून्य, 22 चौक 88, 8, 22 8 30, तो 3080 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर का, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी है। इसमें दिया गया है 3 का स्क्वायर और इसका क्यूब प्लस 2 का क्यूब और इसका कोष्टक बंद और स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैंने ये वाला रूल बताया था, VBODMAS। इस रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3 3 का 9 और ये बचेगा 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये इसका स्क्वायर बचेगा। 9 का क्यूब होता है 9 नाम 81, 9 729 प्लस 8 का क्यूब होता है 64, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 793। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखो, आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको 1 से लेके 30 तक तो आपको जो वर्ग हैं यानी कि स्क्वायर हैं वो याद कर लेने हैं, और 1 से लेके 20 तक के जो क्यूब हैं, क्यूब यानी कि घन है, उनको याद जरूर कर लेना है, इससे आपका समय बचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का है। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर की चाल से चलती है, वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। अपने घर और जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी निकाल ली है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें दूरी x मान लेनी होती है, और इसको करने के लिए जब भी दूरी पूछी जाती है तो एक फॉर्मूला होता है दोनों चालों का गुणनफल x और y, और दोनों चालों का जो अंतर है वो चालों का अंतर, और जो टाइम का डिफरेंस होता है वो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, जो कि हमें घंटे में लेना होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x जो शुरुआती चाल है 3 और y 4
अपॉन में कर देंगे, दोनों की चाल में अंतर 1 आ रहा है। टाइम का जो डिफरेंस है 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है और इसके बाद इसका जो डिफरेंस है माइनस करेंगे, 30 मिनट पहले पहुंच रहा है यानी कि माइनस 30 मिनट पहले पहुंच रहा है। इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ के 50 हो जाएगा और जो कि हमें घंटे में लेना है तो 60 से हम गुणा कर दें। यहाँ पे इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 89 नंबर का इसमें पूछा गया है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात करना है। इसके लिए हमें फिर से गोले का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहीं पे अगर हमसे अर्धगोले का पूछता तो इसमें हम 2 से भाग दे देते तो यहाँ पे 4 कट जाता और 2/3 पाई आर क्यूब आ जाता। यहाँ पे गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब जो कि 36 पाई दिया गया है। तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा और 4 से ये 9 बार कट जाएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा तो आर क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। और यहाँ पे हमसे पूछा है गोले का व्यास, गोले का व्यास होता है 2r, r बराबर 3 है तो 2r बराबर 6 हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हमारा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है 90 नंबर का जिसमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला आता है, जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल रहता है। तो जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। इसमें सबसे पहले द्विघात समीकरण में जो एक ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 है, इससे तुलना करेंगे तो हमें a b c का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे a बराबर 3 दिया गया है, b बराबर हमको माइनस का 13 दिया गया है, c बराबर हमको 6 दिया गया है और हमें मूलों का गुणनफल यानी कि c/a निकालना है। तो इस पे मान रख देंगे, c की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 3 है और इसको हम काटेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 91 नंबर का जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने वाला है लेकिन बहुत ईजी है। देखिए निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। यहाँ पे दिया गया है पहली योजना में 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं। अब देखिए सबसे पहले हमें 5 खरीदें 3 मुफ्त लिखा है यानी कि हम चीज़ 8 ले रहे हैं लेकिन 8 में हमें 3 मुफ्त में मिल रही हैं और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 25, 25 तिया 75, 75/2% यानी कि 37.5% हमारा ये आंसर आएगा पहली वाली का। दूसरा लिख रहा है कि 5 खरीदे 6 पाएँ, यानी कि 6 जो चीज़ें हमको मिल रही हैं इसमें हम 5 के पैसे दे रहे हैं, 1 मुफ्त में मिल रही है। इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा लगभग 16.66%। तीसरी में कह रहा है कि 10 और 5% की 2 क्रमिक छूटें मिल जाएँगी। मतलब कि जो 100 रुपए की चीज़ है, पहली क्रमिक छूट में 100 से 90 हो जाएगी, दूसरी क्रमिक छूट में 100 से 95 हो जाएगी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 19 और 19 नम्मा 171 और ये 200 और इसको 100 करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 85.5। मतलब कि यहाँ की जो छूट की परसेंटेज है तीसरे नंबर की आ जाएगी 14.5%। इसमें कौन सी छूट सबसे ज़्यादा है? योजना नंबर 1 की सबसे ज़्यादा 37.5% है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन योजना 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का जिसमें कहा गया है 48, 72 और एक कोई एक्स संख्या है जिसका एलसीएम 576 आ रहा है। तो इनमें से कौन-सा एक्स का मान हो सकता है? देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि जो इसका डिटेल सॉल्यूशन है वो बहुत लंबा चला जाता है। तो पहला हम ऑप्शन यूज़ करेंगे 48, 72 और 96। इसका हम लासा निकालेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 24, ये 36, ये 48, 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं तो 4 छंग 24, 4 नाम 36 और ये 12। फिर हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौका 12 और ये हो जाएगा फिर से 2 से काटने पर 1, 3, 2 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 दूनी 12 तिया 36, 36 दूनी 12 144 2 ये आ रहा है 288, यानी कि ये संख्या नहीं हो सकती है। ये संख्या नहीं हो सकती यानी कि इससे 2 से और गुणा करेंगे तो हमारी अगली संख्या हो जाएगी, यानी कि 192 96 की जगह लेंगे तो ये हो जाएगी। फिर भी हम बाई ऑप्शन एक चीज़ और आपको एक बार और समझा देते हैं।
जैसा कि अभी हमने 96 लिया था, तो अब 96 ना लेकर यहाँ पे हम 192 लेते हैं, क्योंकि इसकी दुगनी संख्या हमको चाहिए। जो हमने अभी एलसीएम निकाला उसका जो एलसीएम का गुणनफल है वो 288 आ गया था, तो हमें सिर्फ़ इसका दुगना ही करना है 576 तक जाने के लिए। तो 96 का दुगना 192 हम ले लेते हैं। अब जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 3 और 8 और ये 8 आ जाएगा, तो 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 और 144 गुणा 4 हमारा आ जाएगा 576 सैटिस्फाई कर गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई है दुगनी करने की, तो ऐसे में आपको सिर्फ़ 1 मिनट का ही समय लगेगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, ये भी काफ़ी ईज़ी है। इसमें कहा गया है कि ये जो संख्या दी गई है, इसका मान निम्न में से किसके बराबर है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले दशमलव गिन लेनी है कि कितने अंकों बाद दशमलव लगा है। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 4 यहाँ पे। तो 6 अंकों बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, 4 यहाँ पे लगा हुआ है, 2 यहाँ पे लगा हुआ है, 6 और 3 यहाँ पे तो 9 लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं 4 तो 6 और 2 8 लगा हुआ है, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं 3 और 3 6 इसमें लगा हुआ है, तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आखिरी भी देख लेते हैं, इसमें 2 3 और 2 5 लगे हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा अगला और क्वेश्चन नंबर 100 आखिरी बचा हुआ है, जिसमें लिखा है कि 3a माइनस 4b माइनस 2c का स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है? देखिए मैंने कल की क्लास में ही आपको एक फ़ॉर्मूला लिखवाया था